दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की जो परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी से आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और आपको इतना तो पता ही होगा, 100 मार्क्स का पेपर आता है और टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। अब कौन से सब्जेक्ट से कौन कितने नंबर का आएगा वो सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास आपका ये 5 नंबर का आएगा। इंडियन हिस्ट्री आपका 5 नंबर का आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से 5 नंबर का और आएगा, वो आगे बताऊंगा। तो भारतीय इतिहास में क्या क्या आपका सिलेबस है। भारतीय इतिहास आप ये समझिए कि आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो छोड़ दिया जाए, वो आगे मैं अभी बताऊंगा, वो अलग से 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो पूरे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण इंडियन नेशनल मूवमेंट ही आपका है। तो ये भारतीय इतिहास 5 नंबर में क्या क्या आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत होगी। याद रखिए पेट के एग्जाम में आपका पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल नहीं पूछा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत होगी। उसके बाद वैदिक सभ्यता आपको पढ़ना है। वैदिक सभ्यता के बाद जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, वो आपको पढ़ना है कि वैदिक सभ्यता में जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे उसमें कुछ बुराइयां हो गई थी, इस कारण से नए नए धर्मों का उदय हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। इसके बाद मौर्य वंश आप पढ़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण जो सम्राट अशोक के बारे में ही आपको पढ़ना है। इसी के इर्द गिर्द जो प्रश्न पूछे जाएंगे। 2022 का पेपर देख लीजिए, 2021 का पेपर देख लीजिए, अशोक से संबंधित ही चीज़ें पूछी गई हैं। और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन दो राजाओं के बारे में ही आपको पढ़ना है। इन्हीं से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है। उसके बाद गुप्त वंश के पतन के बाद कई सारे और साम्राज्य का उदय होता है। उनमें से एक हर्षवर्धन का साम्राज्य भी था, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं और वर्धन वंश भी कहते हैं। ठीक। इसके बाद राजपूत काल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई राजपूत साम्राज्य आएंगे, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। जब भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ था, पहला अरब आक्रमण, फिर तुर्की आक्रमण। जो तुर्की आक्रमण में जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था ना, तो उसने जब भारत में आक्रमण किया था तो बहुत सारा साम्राज्य बढ़ा दिया था और उसके बहुत सारे गुलाम थे। तो उन्हीं गुलामों ने आपस में उसके साम्राज्य को बांट लिया जब गौरी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसी जो गुलाम थे उनमें से ही एक आपका गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। वही दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है और पहला वंश दिल्ली सल्तनत का होता है गुलाम वंश। तो सल्तनत काल के बारे में आपको पढ़ना है। ये टाइम पीरियड शुरू होता है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक चलता है, जब 1526 में बाबर अटैक कर देता है इब्राहिम लोदी के ऊपर। इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, उसी तहत दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। इस दिल्ली सल्तनत में आपको कुल 5 वंश पढ़ने हैं। उसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मुख्य तौर पर 1526 से शुरुआत होती है तो 1757 तक जैसे तैसे ये चलता है। उसके बाद मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाएगा। उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास में आपको ये समझना है कि ब्रिटिश राज का उदय कैसे हुआ, वो समझना है। और उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है। और ब्रिटिश राज से हमारे समाज में क्या परिवर्तन हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, और हमारे यहाँ आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, वो आपको समझना है। तो ये आपका सिलेबस है आपका इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास है। लेकिन याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वैसे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर का यहाँ से आएगा अलग से। ठीक है, ये ही केवल 5 नंबर का आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें पूछेगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। प्रारंभिक वर्षों में आप क्या पढ़ेंगे। जो आपका उदारवादी चरण था, जो आपका कह सकते हैं नरम पंथी जो चरण था, वो आपको पढ़ना है। ठीक है। और कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। कांग्रेस से पहले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे
उनको भी पढ़ना है, तो वो आपको इस टॉपिक में पढ़ लेंगे। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तब चलाया गया था। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका थी वो आपको समझना है। तो कहने का भाव ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ने बच्चों। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया, लेकिन 1908 तक आते आते स्वदेशी आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया था। ठीक है, वो कमज़ोर पड़ गया था। तो इसी कारण से कई लोगों ने जो बहुत उत्साहित थे इस आंदोलन को लेकर, उनके दिल टूट गए और उन्होंने क्रांतिकारी रास्ते अपना लिए। तो वो क्रांतिकारी आंदोलन हमको पढ़ने हैं। और इसके साथ ही जो पैरेलल में उग्रवादी चरण चल रहा था उसको भी पढ़ना है। मुख्य तौर पर 1905 से लेकर आपका 1919 तक समझ सकते हैं। उसके बाद तो गांधी जी की विचारधारा ही हावी रही, तो 1919 से 1947 तक गांधीवादी चरण आप कह सकते हैं। और इसके अलावा विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। तो कहने का भाव ये है कि 1892 का एक्ट भी पढ़ना है, मतलब 1885 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी एक्ट आए थे अंग्रेजों के द्वारा वो सब आपको पढ़ने हैं। तो 1892 का भी पढ़ना है। इसके अलावा आप आगे चलकर जब देखेंगे एक और एक्ट आएगा, 1909 का एक्ट भी पढ़ना है आपको। 1919 का भी एक्ट पढ़ना है। 1909 का बहुत महत्वपूर्ण होगा, मार्ले मिंटो सुधार जिसे आप कहते हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली ला दी गई थी और हाहाकार पूरा मच गया था। फिर 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार आपको पढ़ना है। फिर 1935 का एक्ट पढ़ना है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये 5 नंबर का और 5 नंबर ऊपर 10 नंबर का ये हो गया। इसके बाद भूगोल की बात करते हैं बच्चों। भूगोल आपका जो है ये 5 नंबर का आएगा। भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, और भारत और विश्व के भौतिक भूगोल में क्या क्या टॉपिक है पहले से दे रखा है, जैसे नदियाँ और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद, मतलब भारत के भी और पूरे विश्व के, वो भी पढ़ने हैं। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, तो मतलब समझ रहे हैं कि भारत के वन और विश्व के वन भी पढ़ने हैं। खनिज संसाधन, यहाँ पर विशेषकर भारत के ही आपको ज़्यादातर पढ़ने हैं। इसके अलावा भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल भी पढ़ना है, जिसमें जैसे आप पढ़ेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, और कौन सी सीमा रेखा क्या बनाती है, वो सब राजनीतिक भूगोल आ जाएगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आ जाएगा। ऐसे ही विश्व में भी आपको पढ़ना है। और इसके अलावा जलवायु और मौसम के बारे में आपको पढ़ना है। टाइम जोन के बारे में पढ़ना है, महत्वपूर्ण है ये। और जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रवाह तथा प्रवास के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले तो 1947 से 1991 तक, फिर 1991 से 2004 तक, और 2004 से अब तक क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो पहले से कैटेगराइज कर दिया गया। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक आपको पढ़ना है योजना आयोग के बारे में और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। योजना आयोग जिसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है अभी आप जानती हैं। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में ये पढ़ना है। हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था 2004 तक 2014 तक ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार में क्या पढ़ना है, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद पॉलिटी की अगर बात करें बच्चों तो भारतीय संविधान में आपको भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं वो पढ़नी है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हमारे संविधान के पार्ट 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, डीपीएसपी जिन्हें कहा जाता है, वो पढ़ना है। मौलिक अधिकार और
कर्तव्य पढ़ने हैं। मौलिक अधिकार पार्ट 3 में दिया गया है, और मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A में दिया गया है। 4A इसलिए इसको बाद में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था ना, तब जोड़ा गया था। हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है वो आपको पढ़ना है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, और इनसे संबंधित जुड़ी हुई सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ये सब पढ़ना है। संघीय प्रणाली में आप आ जाएंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, संसद के बारे में तो पढ़ ही लिया आपने, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा संघ और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ना है। फिर केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है वो आपको पढ़ना है। न्यायिक ढांचा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पढ़ना है, ठीक है। फिर जिला प्रशासन और इसके अलावा स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं आपको पढ़ना है, मतलब पंचायतों के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ना है। फिर विज्ञान की अगर बात कर ली जाए, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, 10th क्लास तक ये आपको पढ़ना है, ठीक। और प्रारंभिक अंकगणित, इसके अंतर्गत आपको पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, और साधारण अंकगणितीय समीकरण पढ़ने हैं, वर्ग और वर्गमूल पढ़ना है, घातांक एवं घात पढ़नी है, और औसत पढ़ना है, एवरेज। सामान्य हिंदी 5 नंबर का आएगा, और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। और जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान भी आपका 5 नंबर का आएगा। सामान्य हिंदी में बच्चों जो आपका संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, ठीक है, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, ये सब आपको पढ़नी है, ठीक है। और आपका जो हिंदी जो आएगा बच्चों ना, ये नोट कर लीजिएगा, हिंदी भी आपको 5 नंबर का आएगा, ठीक। इसके अलावा अंग्रेजी भी आपका 5 नंबर का आएगा। अंग्रेजी व्याकरण पढ़नी है, अपठित गद्यांश और आधारित प्रश्न, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी संबंधित क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको करने होंगे, 5 नंबर का आएगा। लॉजिकल और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है ये भी 5 नंबर के आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। वृहद और लघु क्रम और रैंकिंग, संबंध, घड़ी और कैलेंडर, समूह से भिन्न को अलग करना, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कथन विश्लेषण, ये सब आपका सिलेबस आएगा। तो सिलेबस छोटा ही है, अच्छे से अभी से तैयारी कर लीजिए। और करंट अफेयर, इंडिया लेवल पर भी और विश्व लेवल पर भी, ये आपका जो आएगा ये भी 5 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद सामान्य जागरूकता, मतलब जनरल अवेयरनेस, आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, देश और उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा के बारे में, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये हालांकि आपने पढ़ ही लेंगे, पॉलिटी में ही पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंपॉर्टेंट कौन कौन से डेज हैं वो पूछे जाएंगे। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, उनके हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं वो पूछे जाएंगे। भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से, उनके बारे में पूछा जाएगा। भारत की कला और संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। भारत और विश्व के जो प्रमुख खेल हैं ना, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। और भारतीय अनुसंधान संगठन जो है उनके बारे में प्रश्न आएंगे। जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं और उनके लेखक कौन है ये पूछा जाएगा। पुरस्कार, जो इम्पोर्टेंट कोई पुरस्कार है, में मुख्य तौर पर करंट अफेयर से संबंधित हो जाता है इसमें, और उनके विजेता कौन कौन है वो पूछा जाता है। जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा, और ये आपका टोटल 10 नंबर का आएगा। और इसके अलावा ये नोट कर लीजिएगा, हिंदी गद्यांश ये भी 10 नंबर का आएगा। 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, ठीक है, और हर पे 5-5 क्वेश्चन, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 2 ग्राफ दिए रहेंगे, और एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
10 नंबर यहाँ पे। तालिकाएं की व्याख्या और विश्लेषण संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये भी 2 तालिकाएं दी जाएंगी और उनमें से प्रत्येक तालिका से 5-5 प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ भी ये 10 नंबर का है। तो टोटल 100 नंबर का होगा बच्चों। अगर अच्छे से विधिवत तरीके से शुरू से ही तैयारी की जाए तो इसमें 85+ आराम से लाए जा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जो आए हुए हैं आपने देखा, वो सारा कुछ सिलेबस ऑलरेडी दे रखा है, उसी में से आता है। तो अभी से अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं जल्दी ही आपकी जो क्लासेस वो शुरू हो गई हैं आपकी, और आप अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।